सौ से भी अधिक से निकाला जा रहा है, लेकिन इसी धरती से अनेकों लौह पुरुष कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, संघर्षशील व्यक्ति कहा जाए, इन लोगों ने भी इस धरती में जन्म लिया। इस धरती की मिट्टी में अनेक संघर्ष का इतिहास कोने कोने में आपको दिखाई देगा। झारखंड प्रदेश लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और सरकार की प्राथमिकता आज ग्रामीण क्षेत्र को कैसे हम लोग मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। धनबाद बहुत पुराना शहर है और यह शहर के अंदर में भी कई समस्याएं बड़े पैमाने बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मुझे लगता है कि इस राज्य में सबसे अधिक आवागमन की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो वो धनबाद जिले से ही शुरू हुआ होगा और मुझे लगता है इस संदर्भ में धनबाद को हम सब लोगों को मिलकर विशेष रूप से इस जिले का विकास कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस जिले में सबसे अधिक केंद्र सरकार की उपक्रमें काम करती है, चाहे वो कोल इंडिया के नाम पर हो, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और कई केंद्र सरकार उपक्रम में यहां काम कर रही हैं और ये बरसों से कर रही हैं। और इन केंद्र सरकार के उपक्रमों का कार्य योजना इस राज्य के, इस जिले के लोगों के प्रति कैसे कैसे रहा है, इसका अनुभव आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई कितनी बार लड़ी गई होगी और कितनी बार आगे भी लड़ना होगा, ये भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये राज्य के लिए, इस जिले के लिए हम लगातार इन सरकारी उपक्रमों के साथ इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहां के लोग कैसे राहत का सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही है। अब चूंकि केंद्र सरकार उपक्रम जिस तरीके से पहले हमारी आंदोलन की आवाज उनके कानों तक जाती रही है, यहां के विस्थापितों का और यहां के मजदूरों की समस्याओं को कैसे समाधान हो, आज इसका एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा है। लेकिन इसका भी समस्या का समाधान
निकालने का प्रयास हम निरंतर प्रयास में है। कई ऐसे चीजें उभर के सामने आई हैं कि अगर वो समस्या का समाधान शुरू से हुआ होता रहता तो शायद यहां के लोग इतने मुसीबतों में नहीं होते। और आज इसीलिए आजादी के बाद पहली बार, ये राज्य की आजादी की बात नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद पहली बार इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद आज यहां के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहां पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेलते। झारखंड को लोग सबसे पिछड़ा राज्य कहता है, लेकिन दूसरे तरफ से लोग इसको सोने का चिड़िया भी बोलता है। बड़ा अजीब बात है, इधर गरीब भी राज है और सोने का चिड़िया भी नाम है। ये कैसा न्याय है, कैसा लोग बात करते हैं। और वास्तव में वो इसलिए ऐसा है कि खनिज संपदा के रूप में तो हम पूरे देश में जाने जाते हैं। हमारे पास जितनी खनिज संपदाएं हैं, इस देश में किसी राज्य के पास इतनी खनिज संपदाएं नहीं। सिर्फ कोयला नहीं, अनेकों प्रकार के खनिज संपदा हमारे इस राज्य में। और मूलतः बड़े बड़े जो मुख्य खनिज संपदाएं हैं, वो सभी खनिज संपदाएं भारत सरकार उपक्रम खनन करती है। और कहीं ना कहीं पूर्व में ये बात आकलन करने में लोगों में कमी रही होगी कि आखिर जो लोग विस्थापित होंगे, जो अपने खेती बाड़ी घर द्वार से बेघर होंगे, उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, उनका पीढ़ियों का क्या होगा, इस पर चिंताएं नहीं हुई। आज 100 वर्षों भी बीत गए, लेकिन आज कोयला कंपनी ने एक भी खदान पूरा खनन करके रिफिल करके राज्य सरकार को वापस नहीं किया। अगर वो खदान वापस हो चुका होता तो आज वो खदान का जो मूल रैयत है उसको हम लोग वापस कर देते। लेकिन आज समस्या ज्यों का त्यों। लेकिन इसे बीच सरकार का ये प्रयास रहा है कि कैसे हम यहां के लोगों के और उनके तकलीफों को हम कम कर पाए। आज इस बीच जो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद समस्याएं झेली है, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार बनते ही कोरोना का दंश हम लोगों ने झेला। लगभग 2 साल हम लोग संक्रमण में घिरे रहे और कोरोना एक ऐसा महामारी दुनिया में आया
जिसको सभी लोगों को प्रभावित कर गया, और उसका जीता जगता आज हमारा इंद्रजीत माता जी की धर्मपत्नी यहां मंच में बैठी हैं, इनको एहसास, इनको भी मालूम है, ये आज भी उस दंश का दर्द झेल रही हैं कि आज हमारे विधायक जी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाए हैं। कई ऐसे विधायक, जगन्नाथ मातो जी जिंदा किसी तरीके से बचे, हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना में ग्रामीणों को, गांव के लोगों को सेवा करते करते अपनी जान दे दी, अनेकों हमारे स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। ऐसा वो महामारी था। और अभी विगत साल भर भी नहीं हुए जब हम लोगों ने राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का प्रयास किया है, और जो हम लोगों ने विकास की गतियां दी है, वो भी मुझे लगता है इस 20 साल के अलग राज होने के बाद की एक लंबी और गाढ़ी लकीरें हम लोगों ने खींची है। ये आप इस परिसर में अब दुनिया भर के होर्डिंग पोस्टर आप देख रहे हैं। ये होर्डिंग पोस्टर सिर्फ फोटो छापने के लिए नहीं, उसमें आप सब लोगों के लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पढ़िए और समझिए आज सरकार किस तरीके से आपके लिए हाथ फैला करके खड़ी है। आपको कौन सा रोजगार चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा, फसलों में कौन से समय में कौन से खाद डालेंगे, कैसे आजकल नए नए तकनीक के बीज आने लगे हैं, खाद आने लगे हैं, ये कौन बताएगा? कोई पदाधिकारी नहीं रहा। लेकिन 20 वर्ष तो छोड़िए, 32 साल हो चुके, एक भी कृषि पदाधिकारी नहीं बन पाया। लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले उन ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया, ताकि वो सरकार की आंख और कान बन करके आपके बीच में रहे और आपकी समस्याओं का समाधान करें। आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अनेकों तरह की योजनाएं आपके लिए हम लोगों ने बनाई है। अगर योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूंगा तो पता चलेगा यहां समय भी बहुत लग जाएगा। अनेक ऐसी चीजें, नियुक्ति के लगातार हमारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई 100, 200, 300 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, और इन काम को देखकर हमारे कुछ मित्रों को पेट में दर्द होने लगा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कागज कलम पे योजनाएं नहीं बनाना चाहते, कागज कलमों में घोषणाएं नहीं करना चाहते। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए देखना चाहते हैं, और आज उसी के लिए आपके बीच में हम लोग आज यहां आए। गांव में एक जो गरीबी की मंजर है वो किसी से छुपा नहीं है। यहां अनेकों वृद्धा बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर दर भटकता था। दलालों को, बिचौलियों को
कहीं कहीं से उधारी दे करके 500-1000 रुपए दे करके अपना पेंशन कार्ड बनाने के लिए इधर उधर घूमता था और पेंशन कार्ड भी नहीं बनता था और वो दलाल उसका पैसा लेके मार जाता था। अनेकों ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। इस राज्य में अनेकों विधवा महिलाएं हैं जिसको पेंशन नहीं मिलता रहा। अनेकों विकलांग ऐसे रहे जिनको पेंशन नहीं मिला आज तक, क्योंकि पहले की नियम में पूर्व की सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे उसमें नियम कानून लगा रखे हैं जो यहां के वृद्ध और यहां के विकलांग विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाएगा। हमने भारत सरकार से कहा था, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि इस देश के बुजुर्गों को, कमजोरों को, गरीबों को हम पेंशन दे पाए? भारत सरकार ने चुप्पी साध ली। तो हमने ये संकल्प लिया और इस राज्य की उस गरीबी को सभी जनप्रतिनिधि झेलते रहे। सभी जनप्रतिनिधियों के पास हर सवाल का जवाब होता था, लेकिन ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड का सवाल का जवाब इन विधायक और मंत्रियों के पास कभी नहीं दे पाते थे ग्रामीणों को। आज हम लोगों ने इस राज्य के हर एक 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसके तहत इस जिले में इस राज्य में लगभग हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया है। और अभी जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी ड्राइव चलाना प्रारंभ किया है, जो घर घर में खोज कर कौन वृद्ध बचा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उसको खोजने का काम कर रहे हैं। उसमें भी अभी लगभग 2 लाख का आवेदन आया है, जो तुरंत वो भी स्वीकृत किया जाएगा और उन लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। और तो और इस राज्य में जो एकल महिला रहती थी, जिसका कोई पुरुष नहीं होता, छोड़ के चला जाता, उसको भी पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां सभी पेंशन यूनिवर्सल हुए हैं और सभी लोगों को पेंशन देने का कानून बना है। कहीं नहीं, किसी भी अमीर राज्य में भी नहीं है। उसी तरीके से हमारे होनहार नौजवान जो उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों को कौन विदेश में पढ़ने जाने के लिए खर्चा दे पाता था? कोई नहीं। चाह करके भी बेचारा अपना यहां सरकारी स्कूल में ही जितना पढ़ना है पढ़ लेगा, कहीं नौकरी कर लेगा, किसी तरीके से सरकार बैंक में चला जाएगा, रेलवे में जाएगा और तरह तरह का ये में किस्मत आजमाएगा। लेकिन हमने कानून बनाया, ये भी देश का ये पहला कानून है जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हमने बनाया। तो कई ऐसी चीजें आपके इस धनबाद जिले में बहुत पुराने मांगे यहां पर रही हैं और पूरा शहर अस्त व्यस्त यहां पर रहा है कई समस्याओं से। खासकर यहां पर धनबाद शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, ये मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक जो धनबाद शहर
में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और इस पर जो डीपीआर लगभग 25 करोड़ का आएगा वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इस प्रकार कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन दाएं और बाएं आप लोगों ने देखा, वो भी हम करने जा रहे हैं। ये तो आज कुछ शिलान्यास है, कुछ उद्घाटन है। आज इसीलिए आप सब लोग विशेष, और यहां पर नौजवान लोग भी हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आप लोगों ने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आपका हुनर कुछ भी है, जो आप रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपना उत्पाद बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार, जब आप गरीब गुरुआ हमारा लोग बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा जमीन सीएनटी एसपीटी में है, आपको लोन नहीं मिलता है। तो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख तक का लोन देने का काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसमें बड़े पैमाने पर आपको रोजगार उपलब्ध होगा। चाहे आप कोई भी होटल रेस्टोरेंट चलाइए, राशन दुकान चलाइए, वेल्डर दुकान चलाइए, कुछ भी चलाइए, गाड़ी चला सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कानून को भी बहुत सरलीकरण कर दिया है। लगभग उस लोन का गारंटर अब सरकार खुद खड़ी होकर के रहेगी ताकि गरीबों और नौजवानों को अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिल सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज थोड़ा समय का अभाव है और मुझे वापस भी कुछ विशेष काम के लिए जाने की आवश्यकता है और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम में यहां उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ब्लॉक कार्यालय जाएं, आप अपना अधिकार की मांग करें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम बताते थे। और जो लोग नहीं आ पहुंचे, आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए, कौन 60 साल से अधिक उम्र का है, और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए कोई राज्य में बिना पेंशन का ना रहे, ये हमारा संकल्प है। हम लोगों ने राशन कार्ड भी, अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोगों ने लगभग 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए, जहां हम और गरीब लोगों को जो आर्ता पूरी करते हैं उसको हम लोग आच्छादित कर पाए। लेकिन केंद्र सरकार अपना एक सीमित दायरा करके उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था और हम जानते थे कि राज्य सरकार में इतना लिमिट बांधने से काम नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस समस्या का भी समाधान हमेशा के लिए कैसे समाप्त